हेलो फ्रेंड्स। मजहर की एक छोटी सी दुकान थी, सूट सलवार और चुन्नी बेचने की। दिन भर में थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी, इतनी कि वो संतुष्ट था। गरीब तबके के लोगों को उसकी दुकान पर कुछ न कुछ मिल ही जाता था, अपनी बीवी या बेटियों को खुश करने के लिए। दुकान के पीछे ही एक कमरे का छोटा सा घर था उसका। कमरे और दुकान के बीच की एक जगह में छप्पर पड़ा था, जो इस घर का आंगन, रसोई सब कुछ था। मजहर के परिवार में उसकी बीवी जैमुमा और बस एक 14 वर्षीय बेटी अदलीब थी। यूँ तो उसकी बीवी को कई बार गर्भवती हुई, लेकिन कुल बच्चों में से बस ये ही एक बेटी जिंदा बची थी, जो कि अपनी माँ बाप की बहुत लाडली थी। मजहर की बीवी सिलाई कढ़ाई का काम करती थी और अदलीब, मजहर की बेटी, भी इसी काम में पारंगत हो गई थी। मजहर के सामने ही रहबर की कस्बे की सबसे बड़ी जनाना कपड़ों की दुकान थी। रहबर की दुकान भी उसके घर में ही थी। रहबर की गिनती कस्बे के कई रईस लोगों में होती थी। मुस्लिम समाज में तो उससे खासा मुकाम हासिल था, क्योंकि रहबर इमदाद भी बहुत करता था। उसकी दुकान का कढ़ाई बुनाई का काम मजहर की बीवी ही करती थी। दोनों दुकानें कहने को जनाना कपड़ों की ही थी, लेकिन दोनों में कोई मुकाबला नहीं था। रहबर की दुकान पर हर तरह का जनाना कपड़ा मिलता था, तो वही मजहर की दुकान पर गिनती का और सस्ता सामान था। मजहर बोलता था कि रहबर मियाँ की छाव में उसका भी पेट पल रहा है। वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ी बात है आत्मसंतोष। तो मजहर और उसका परिवार अपनी सीमित सी कमाई और ज़िंदगी में बेहद खुश थे, लेकिन शायद उनकी इस छोटी सी खुशी को भी नज़र लग गई थी। मजहर दिखने में तो पतला दुबला सा ही था, लेकिन उसे देखकर कभी नहीं लगा कि वो अपने भीतर कोई गंभीर बीमारी पाले बैठा है। मजहर के दिल में छेद था, और एक दिन वो भी आया जब उसके दिल ने उसका साथ छोड़ दिया। इद्दत का समय तो गुजर गया, लेकिन अब जैमुमा के सामने अपना और अपनी बेटी अदलीब का पेट पालने का सवाल था। क्या करे? एक औरत यूँ दुकान पर भी नहीं बैठ सकती थी। बिरादरी में उल्टी सीधी बातें होने लगेगी। जो सिलाई कढ़ाई का काम वो करती थी, उससे भी कोई इतनी कमाई नहीं होती थी। अब घर में बस वो दोनों अकेली बैठी रहती। कहने को तो महीने से भी ज़्यादा बीत गया था, लेकिन उन दोनों की आंखें अभी भी नहीं सूख पाई थी। तभी जैमुमा को बाहर दुकान में कोई आहट सुनाई दी। वो उठकर बाहर आई तो देखा रहबर खड़ा है। जैमुमा ने चुन्नी से चेहरा छुपाते हुए दुकान में पड़े तख्त पर उसे बैठने के लिए कहा और खुद लकड़ी की बेंच पर बैठ गई। रहबर कुछ कहता, इतने में वो बोल पड़ी, सिलाई कढ़ाई का काम अब शुरू कर दूंगी, आप भिजवा देना। रहबर ने गला साफ करते हुए कहा, उसकी फिक्र मत करो, कोई और ज़रूरत हो तो बताओ। जैमुमा बोली, जी कुछ नहीं, बस खैर है, रह रहे हैं आपके साये में। अभी अदलीब पानी लेकर आ गई। रहबर ने पानी पिया और फिर बोला, देख जैमुमा, मजहर मेरे छोटे भाई जैसा था। मुझे पता है कि खाली सिलाई कढ़ाई के काम से तेरा खर्च नहीं चलेगा, तो ऐसा कर, मेरे घर पर घर के काम में हाथ बटा दिया कर, और अदलीब भी मेरी बेटी अनम के साथ खेल लेगी। तू तो जानती है अम्मी तो बिस्तर पर ही है और रुखसाना उम्मीद से है। डॉक्टर ने पूरे आराम को बोला है। जैमुमा को लगा कि रहबर को वाकई खुदा ने फरिश्ता बनाकर भेज दिया उसके पास। वो कुछ बोलती इससे पहले ही रहबर फिर बोलने लगा, देख, ये मत समझना कि तुझे या तेरी बेटी को घर की नौकरानी बनने को कह रहा हूँ। ना, बिल्कुल भी नहीं। तू मेरे भाई की बेवा है। तेरी इज्जत मेरे दिल में रुखसाना से लेश मात्र भी कम नहीं। अदलीब भी मेरे लिए मेरी बेटी जैसी ही है। देख, वही कुछ घर के काम में मदद कर देना, अपना घर समझकर, और जो सिलाई कढ़ाई का काम हो वो भी वहीं पर कर देना। सिलाई कढ़ाई से अलग कुछ कमाई हो जाएगी। जैमुमा को भला इसमें क्या दिक्कत तो थी। वैसे भी रहबर की बेटी अनम भी अदलीब की अच्छी सहेली थी। अनम 12 साल की थी और इससे छोटे 2 बच्चे और थे रहबर के, और इससे बड़े 2 बेटे जो बाहर रहकर पढ़ रहे थे। जैमुमा और अदलीब सुबह से ही रहबर के घर पर चले जाते थे। पूरे दिन दोनों माँ बेटी रहबर के घर में ही रहते थे। रुखसाना और अनम का व्यवहार भी बहुत अच्छा था। दोनों समय का खाना रुखसाना उन्हें अपने घर पर ही खिलाती थी।
और सिलाई कढ़ाई से अलग कुछ और पैसे भी उन्हें रहबर से मिल जाया करते थे। सब सही चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही जयमुमा ने महसूस किया कि रहबर उससे बात करने के बहाने तलाशता रहता है। शुरू जयमुमा को ये अपना वहम लगा, लेकिन बाद में उसने महसूस किया कि रहबर कहीं ना कहीं उसके नज़दीक आने की फिराक में रहता था। एक दिन जब वो रसोई में काम कर रही थी, अदलीब अलग कमरे में कुछ कढ़ाई का काम कर रही थी। उसने रहबर की आवाज़ सुनी। अब उसे रहबर की आवाज़ से कोफ्त सी होने लगी थी। आजकल उसके कान भी कुछ ज़्यादा ही सजग रहते थे। रहबर अदलीब को शायद कुछ काम बताने आया था। तभी रहबर की अम्मी ने जयमुमा को आवाज़ लगाई। वो एकदम भीतरी कमरे में रहती थी। जयमुमा उसके पास गई। अपनी कुरखली आवाज़ में वृद्धा बोली, पेशाब की हाजत लगी है, जरा उठकर गुसल खाने तक ले चल। जयमुमा ने बेहद ही मधुर आवाज़ में कहा, जी अम्मी। जयमुमा बूढ़ी अम्मा को अपने कंधे का सहारा देकर गुसल खाने को लेकर चल दी। चलते चलते अम्मा उसे दुआएं देती जा रही थी। ये उसकी पुरानी आदत थी। अल्लाह तुझे हर नेमत से बख्शे, अदलीब को शहजादे जैसा शौहर मिले, और भी पता नहीं क्या क्या। चलते चलते वो समय को भी कोस लेती थी कि क्यों इस बेचारी को बेवा बना दिया। जयमुमा ने अम्मा को वापस बिस्तर पर लिटाते हुए उससे पूछा, और कुछ दरकार तो नहीं अम्मी? अम्मा ने अनुग्रहमत होते हुए कहा, ना मेरी बच्ची, तू देख ले अपना काम। जयमुमा बाहर आई तो देखा अनम रसोई में ही बैठी है। जयमुमा ने पूछा, अदलीब कहाँ है? अनम ने बेपरवाही से कहा, वो तो सिलाई कर रही है, अब्बू कुछ काम बता रहे हैं उसे। इतना सुनते ही जयमुमा का माथा ठनका। वो तेज़ कदमों से बाहर उसके उस कमरे की तरफ भागी। कमरे का दरवाज़ा बंद था। ये देखते ही जयमुमा बदहवास हो गई और अदलीब को तेज़ आवाज़ लगाते हुए तेज़ तेज़ दरवाज़ा पीटने लगी। ये कमरे ऊपरी मंजिल पर थे, तो नीचे तक तो आवाज़ नहीं जा रही थी। लेकिन आवाज़ सुनकर रुखसाना आ गई। रुखसाना को जयमुमा की बदहवासी कुछ नागवार गुजरी। उसने झल्लाते हुए कहा, क्या कयामत टूट पड़ी, क्यों इतना चिल्ला रही हो? तभी कमरे का दरवाज़ा खोलकर रहबर बाहर आया। उसके चेहरे पर पसीना था और वह घबराया हुआ था। अदलीब भागकर अपनी माँ से लिपट गई। जयमुमा पागल सी हो गई और चिल्लाते हुए बोली, क्या हुआ, क्या किया इस शैतान ने तेरे साथ? अदलीब रोते हुए बोली, अम्मी तुम ना आती तो बर्बाद हो गई होती मैं। अदलीब 14 साल की थी तो अब बहुत कुछ समझती थी। रहबर सकपकाते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, बस सिलाई का काम बता रहा था इसे। खान साहब अपनी बेटी के लहंगे पर कुछ खास कढ़ाई और जरीदारी का काम करवाना चाहते थे। रहबर आगे भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन जयमुमा ने उसको एक जोरदार तमाचा मारते हुए उससे कहा, कमरे के दरवाजे बंद करके काम समझा रहा था जलील आदमी, शर्म नहीं आई तुझे? तेरी बेटी की उम्र की है ये। रुखसाना जयमुमा को शांत करते हुए बोली, चुप हो जा जयमुमा। इतने में रहबर बोल पड़ा, एक तो तुझे सहारा दिया और उल्टा मेरे पर ही इल्ज़ाम लगा रही है। मेरी बेटी और मेरी बीवी के सामने मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगा रही है। हरामी औरत, तो खुद बच्चलन है और तेरी ये बच्चलन बेटी। वो इससे आगे कुछ बोलता तभी रुखसाना अपनी जलती हुई आवाज़ में चिल्लाई, आप नीचे जाओ रहबर मियाँ। रहबर ने देखा कि रुखसाना की आंखें जल रही है। वो चुपचाप नीचे दुकान पर चला गया। अदलीब अब भी रो रही थी। जयमुमा ने अदलीब से कहा, चल बेटी, अब यहाँ नहीं आएंगे। फिर वो रुखसाना की तरफ देखते हुए बोली, क्या रुखसाना तुझे भी नहीं दिखाई देता ये सब? तू तो एक औरत है। कुछ भी नहीं बोली। रुखसाना की आंखें अब भी बह रही थी। वो रोते हुए बोली, क्या बोल सकती हूँ मैं जयमुमा? और कहाँ जाएगी तू अगर यहाँ नहीं आएगी तो? जयमुमा, मैं भी तेरी तरह औरत हूँ, और औरत हमेशा मर्द की ज़मीन ही तो रही है। मर्द चाहे उसका सीना चीर दे और जब चाहे उस पर अपनी गंदगी उलट दे, औरत को तो खामोश ही रहना है। जयमुमा ने ताना मारते हुए कहा, वाह रुखसाना, अपने शोहर को सही साबित करने को क्या खूब कही। मतलब यहाँ रोज़ अपनी और अपनी बेटी की असमत लुटवाओ। रुखसाना ने फिर कहा, जयमुमा, मैं कौन होती हूँ किसी को सही साबित करने वाली, और ना ही तुझे यहाँ आने या ना आने का कुछ बोल रही हूँ। जयमुमा, मैं बस ये बता रही हूँ कि मैं एक औरत हूँ, इसीलिए मैं कुछ नहीं। हम औरतों को तो कुरान की आयतों में भी कोई सहारा नहीं, वो भी इन मर्दों की ही ढाल है। जयमुमा ने अब चीखते हुए कहा, जब तेरी बेटी के सीने पर कोई शैतान चढ़ेगा तब देखूंगी क्या बोलेगी।
अभी तो तू भूस लीप रही है। रुखसाना को ये बात बुरी लगी। वो बोली, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, और अदलीब के साथ भी कभी अल्लाह ना करे ऐसा हो। तेरी मर्जी जयमुमा, तुझसे बड़ी हूँ और तुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है। याद रख, इस दुनिया में हर औरत तेरी तरह मजबूर है और हर मर्द तुझे एक रहबर ही मिलेगा। मर्द अपनी बीवी के नज़दीक भी उसी मकसद से आता है और दूसरी किसी औरत के करीब भी उसी मकसद से जाता है। रुखसाना की बातें सुनकर जयमुमा को बुरा तो लगा, लेकिन जयमुमा को बिना कुछ कहे वो अदलीब को लेकर अपने घर चली गई। जयमुमा आ तो गई थी, लेकिन अब उसके लिए ज़िंदगी का सफ़र एक अंधी गली बनकर रह गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सिलाई कढ़ाई का जो काम रहबर दे देता था, अब तो उसे वो भी नहीं मिलेगा। जयमुमा आज दुकान को देख रही थी। 3 महीने से सब सामान जो का त्यों ही पड़ा था। तभी अंदर रुखसाना आई। उसे देखते ही जयमुमा का चेहरा बिगड़ गया। उसने बुझी सी आवाज़ में जयमुमा से कहा, कैसी है जयमुमा, सब खैरियत? जयमुमा ने उखड़े से अंदाज में जवाब दिया, खैरियत सब। आज यहाँ आने की तकलीफ़ क्यों की? रुखसाना ने मुट्ठी में रखे हुए कुछ नोट जयमुमा के सामने रख दिए। जयमुमा ने उन रुपयों को बेरुखी से देखते हुए कहा, क्या रुखसाना आपा ये पैसे दे रही हो मुझे चुप रहने को? लेकिन मैं तो चुप ही रहूँगी। रुखसाना ने बुझी सी आवाज़ में कहा, एक औरत की इज्जत को कोई मर्द ही पैसे में तौल सकता है। एक औरत ऐसा कभी नहीं करेगी जयमुमा। तूने जो काम किया है उसके पैसे है, तू लेकर तो आई नहीं थी। जयमुमा ने बेहद ही सख्त लहजे में कहा, रखिए ये पैसे अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। रुखसाना की आंखों में अब आंसू थे। वो रुआसी होते हुए बोली, जयमुमा इतने बड़े बोझ तले मुझे मत दबा, ये तेरी ईमान की कमाई है, हाथ जोड़ती हूँ, इसे रख ले। जयमुमा ने कुछ नहीं कहा और रुखसाना वहाँ से चली गई। जयमुमा भीतर कमरे में चली गई और फिर से इस ऊहापोह में उलझ गई कि क्या करे। अगले रोज़ सुबह जयमुमा जब उठी तो देखा अदलीब दुकान को संवार रही है। जयमुमा दुकान में आई और बोली, ये क्या कर रही है? अदलीब ने बेपरवाही से जवाब दिया, दुकान खोलनी तो है ही, तो सफाई ही कर लूँ। जयमुमा को ये बेहद ही अजीब लगा। वो झल्लाकर बोली, कौन खोलेगा दुकान? अदलीब बोली, हमारी दुकान है तो हम ही खोलेंगे ना अम्मी। जयमुमा आंखें बड़ी करते हुए बोली, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? बिरादरी क्या कहेगी? किसी जनानी को दुकान पर बैठते देखा है क्या? अदलीब बोली, तो फिर अम्मी ऐसा करे, घर में पड़ा है चूहों का चालान, दोनों उसे ही खा लेते हैं। अम्मी ये दुनिया रहबर जैसे मर्दों से भरी हुई है, हर जगह वो ही मिलेंगे। जयमुमा भावुक होते हुए बोली, खुदकुशी गुनाह है मेरी बच्ची, ऐसी बात मत कर, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएगा। अदलीब बोली, अल्लाह ने तो रास्ता दिखाया हुआ था अम्मी, ये दुकान, बस हम ही आंखें मूंदे बैठे थे। जयमुमा को अदलीब की बातें समझ नहीं आ रही थी। उसने तो कभी किसी मुस्लिम औरत को दुकान पर बैठे नहीं देखा था। जयमुमा ने समझाने के अंदाज में कहा, बेटी ये तो कादिरों के अंदाज है, उनकी औरतें बैठती है यूँ बाज़ारों में, मुसलमानों में तो औरतें पर्दे में रहती है मेरी बच्ची। ये तू क्या करने को कह रही है? अदलीब बोली, अम्मी हकीकत में तो हम पर्दों में रहने वाली है बाजारू, जब चाहे कोई भी मर्द आकर लूट ले। कादिर तो बोल दिया अम्मी, लेकिन क्या देखा नहीं कि कितनी इज्जत है उन औरतों की? उनकी औरतें काम करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी की भी जागीर है। जयमुमा उसे एकटक निहार रही थी। अपने हाथों से जयमुमा ने अदलीब की नज़र उतारते हुए कहा, क्या बच्ची, जिम्मेदारी ने तो बहुत ज़्यादा समझदार बना दिया तुझे। जयमुमा ने अपनी आंखों से आंसू अपने दुपट्टे से पोंछे और अदलीब को बाहों में भर लिया। अगले दिन कस्बे में बहुत सी चर्चाएं थी, क्योंकि अदलीब और जयमुमा दुकान पर बैठी ग्राहकों को सामान दिखा रही थी। बाजार में सभी को ये बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन अदलीब और जयमुमा ने दुकान पर बचे हुए सामान और रुखसाना के दिए पैसों से शुरुआत कर दी थी। औरतों के दुकान पर होने से औरतों की आमद कुछ ज़्यादा हो गई थी। जो एजेंट रहबर की दुकान पर थोक में माल बेचने आते थे, उनकी निगाह इस छोटी दुकान पर भी पड़ी। रहबर सबसे तो सामान लेता नहीं था, तो जिनका सामान रहबर अपनी दुकान पर नहीं बेच रहा था, उन्होंने जयमुमा को दुकान पर अपना सामान बेचने को दे दिया। जयमुमा को ये सामान उधार में मिल गया था।
उन दोनों माँ बेटी का व्यवहार भी इतना अच्छा और मधुर था कि ग्राहकों को वो मोह लेती थी। इस तरह 4 महीने में ही जयमुमा की दुकान से पीछे का हिस्सा भी लगभग दुकान में ही तब्दील हो गया था। ग्राहकों की भीड़ उसकी दुकान से टूटती ही नहीं थी। अब उसकी दुकान पर वो महंगा सामान भी मिलता था जो रहबर की दुकान पर था। रहबर के ग्राहक भी अब टूटकर जयमुमा की दुकान पर जा रहे थे। रहबर अपनी झल्लाहट ये कहकर निकाल लेता था कि मुझे ईमान का खाना है जनाब, लोग उनका सामान नहीं उनकी जवानी देखने जाते हैं। इखलाक नाम की चीज़ ही नहीं रही। हमने नहीं देखा कि हम मुसलमानों की औरतें यूँ बाजारू हो जाए। लेकिन कुछ समय बाद रहबर को जयमुमा की दुकान पर बढ़ती भीड़ से दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि अब उसकी दुकान के ग्राहक टूटकर जयमुमा की दुकान पर जा रहे थे। एक तो रहबर उससे पहले से ही चिढ़ रहा था, क्योंकि रहबर को लगता था कि जयमुमा और उसकी बेटी ने उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई थी। उसने जो भी अदलीब के साथ करने की कोशिश की थी वो तो उसे अपना हक लगता था। अब रहबर की छटपटाहट बढ़ती ही जा रही थी। वो अक्सर समाज के लोगों के मध्य अब जयमुमा के ये दुकान पर बैठने का विरोध करता रहता था। जयमुमा की दुकान पर और सुबह अभी ग्राहक आने शुरू भी नहीं हुए थे कि शहर काजी और कुछ अन्य लोग आकर खड़े हो गए। जयमुमा भीतर ही थी और अदलीब दुकान लगा रही थी। शहर काजी और अन्य लोगों को देखकर अदलीब ने सर को ढककर उनका अभिवादन किया और उन्हें बैठने को कहते हुए अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद जयमुमा बाहर आई। जयमुमा बोली, सलाम वालेकुम काजी जी। शहर काजी ने देखा कि जयमुमा ने बस सर पर एक चुन्नी ढकी हुई है। शहर काजी के माथे पर बल पड़ गए, लेकिन फिर अपना जायका ठीक करते हुए शहर काजी ने अभिवादन का उत्तर दिया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शहर काजी ने दुकान को देखते हुए कहा, बीबी, मज़हर मियाँ जब तक जिंदा रहे उन्होंने हर मजहबी शिनाख्त को इस घर में बरकरार रखा, लेकिन अब देख रहा हूँ कि कादिरों के चलन पर आते जा रहे हो। जयमुमा समझ गई थी कि शहर काजी आज क्यों आया है। वैसे भी वो समझ रही थी कि अब उसकी दुकान मुसलमानों को खटक रही है। कितने ही लोग थे जो मजहर की मौत के बाद रहबर की ही तरह इन दोनों माँ बेटी पर अपनी सरपरस्ती का एहसान करना चाहते थे। ये दुकान और जयमुमा की आत्मनिर्भरता अब उनके आड़े आ रही थी। जयमुमा ने संभल कर जवाब दिया, शहर काजी जी, हर मजहबी तालीम का सम्मान अब भी इस घर में होता है। बाकी खाली मजहबी तकरीरों को पढ़ लेने से तो पेट तो नहीं भर जाता ना, पेट भरने के लिए भी कुछ तो करना ही पड़ेगा। शहर काजी को जयमुमा की ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। बड़े बड़े रईस मुसलमान जिसके आगे गिड़गिड़ाते हो, उसे एक औरत, वो भी बेवा, यूँ सीधे जवाब कैसे दे देगी भला। शहर काजी ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए जयमुमा से कहा, आज शाम को मदरसे में आ जाना जयमुमा, कुछ बात करनी है और बिरादरी के कुछ लोग रहेंगे तो थोड़ा ख्याल रखना। शहर काजी का इशारा उसके द्वारा बुर्का न पहनने को लेकर था। शहर काजी चले गए। अदलीब बाहर आई और बोली, क्यों आए थे शहर काजी जी? अब इन्हें भी दिक्कत है हमारी दुकान से? जयमुमा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो जानती थी कि कितनी बड़ी मुसीबत उस पर टूट पड़ी है। मदरसे में कस्बे के 10-15 लोग इकट्ठा थे। रहबर भी बैठा था। जयमुमा अभी तक नहीं आई थी। उनमें आपस में बातें चल रही थी। रहबर बोल रहा था, जनाब, हम तो कुछ कह नहीं सकते। चाल चलन तो इन दोनों माँ बेटियों का पहले से ही गलत था। बस ये है कि मज़हर था तो निगाह थी इन पर। अब तो ये आज़ाद हो गई है। मैंने घर पर काम के लिए बोल दिया था और अपनी तरफ से जो हो रही थी वो मदद कर रहा था, लेकिन इन्हें तो खुला चुभना था। तभी एक व्यक्ति बोला, काजी जी, माँ बेटी बिना चुन्नी के यूं ही झुक झुक कर मर्दों से बातें करती है। लौंडे खूब आते हैं खरीदारी करने को, उन्हें भला क्या चाहिए? और रहबर ने उसकी बात बीच में रोकते हुए कहा, साहब, मैं तो सामने ही रहता हूँ, सारे आला करम देखता हूँ इन माँ बेटियों की। लौंडों से हंस हंस कर बातें करती है और 2-3 हिंदुओं के लौंडे तो अब लगे बंधे आ रहे हैं। वो तो देर सवेर भी आने लगे हैं और दुकान नहीं सीधे भीतर घुसते हैं। लोगों में तरह तरह की बातें हो रही है। ये हिंदुओं के लौंडे वाली बात रहबर ने झूठ कही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव इसने ही किया था वहाँ के लोगों पर। इतने में जयमुमा आ गई तो उन लोगों में एकदम चुप्पी छा गई।
जयमुमा ने बुर्का पहना हुआ था। शहर काजी ने आते ही जयमुमा की सुने बिना ही अपनी कहनी शुरू कर दी। सुन जयमुमा, जिस तरह तू और तेरी बेटी यूँ बाजार में बैठ रही है, ये इस्लामी चाल चलन नहीं है और जायज़ भी नहीं। तू दुकान बंद कर अपनी। और रही बात तेरे खर्चे की, तो रहबर मियाँ तुझे काम देने को तैयार है। इनके घर पर काम कर, तुझे रोटी भी मिलेगी और पैसा भी। जल्दी हम तेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसका निकाह कर देंगे, उसकी फिक्र तू मत कर। जयमुमा को सुनकर बड़ा अजीब लगा। किसी ने उसकी सुनी ही नहीं, बस तुरंत अपना फैसला सुना दिया। जयमुमा ने कहा, काजी जी, रहबर मियाँ की नीयत मेरी बेटी को लेकर ठीक नहीं है और मैं जानती हूँ कि आपको भी इन्होंने ही भड़काया है। इस इल्ज़ाम के लगते ही रहबर बिगड़ पड़ा। काजी जी, मैं इसलिए ही मसले में नहीं पड़ना चाह रहा था। ये बदसात औरत मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा गई। जब तक मैंने इसकी मदद की। शहर काजी और वहाँ बैठे लोगों ने रहबर का ही समर्थन किया। शहर काजी अब कड़े लहजे में बोले, बदजुबानी मत कर बेवकूफ़ औरत। जनानी है उस तरह ही रहे। बेवा हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब माँ बेटी की अपनी मर्जी चलेगी। दुकान बंद कर और जैसा कहा है वैसा कर। जयमुमा को अब गुस्सा आ गया। काजी जी, कोई चोरी या जीनाखोरी नहीं कर रही हूँ और मेरी बेटी पर मुझे फ़ख्र है। वो कोई गाड़ी चोर नहीं है तुम्हारे बेटे की तरह, जिसे तुम थानों में जाकर छुड़ा कर लाते हो। शहर काजी के 3 लड़के थे और तीनों ही पक्के वाले गाड़ी चोर और अपराधी किस्म के थे। लेकिन शहर काजी के बेटे थे तो शहर काजी कुछ न कुछ करके उन्हें बचा ही लेता था। लेकिन यूँ सब लोगों के बीच में एक औरत उस पर ऐसे उंगली उठा दे, ये उसे अच्छा नहीं लगा। वो एकदम चीख पड़ा और एक भद्दी सी गाली उसने जयमुमा को दी। जयमुमा ने रहबर को उस दिन जो तमाचा मारा था वो रहबर भूल नहीं पाया था। रहबर के पौरुष पर गहरी चोट लगी थी उस दिन। आज रहबर को मौका मिल गया था। रहबर उठा और एक जोरदार लात जयमुमा के पेट में मारी। जयमुमा की चीख निकल गई और वो ज़मीन पर गिर गई। जयमुमा की आंखों में अंधेरा छा गया था। शहर काजी बोला, बकवास करती है अब बच्चात औरत। एक तो तेरी मदद करना चाहते हैं, ऊपर से हम पर ही गलत इल्ज़ाम डाल रही है। जितना कहा है उतना सुन, समझी? नहीं तो मज़हब की तौहीन तो तुझे करने ही नहीं देंगे बिल्कुल भी। जयमुमा अब मजबूर होकर उनकी बातें सुन रही थी। रहबर ने कहा, काजी जी, इसकी बेटी गलत नहीं है, लेकिन ये उसे भी गलत बना देगी। शहर काजी ने रहबर से कहा, कोई नहीं, आप अपने घर का काम काज करवाओ उससे। बाकी मदरसे में भी दिन में एक बार आ जाया करेगी और कुछ साफ सफाई कर दिया करेगी। कुछ पैसे मदरसे से भी दिलवा दूंगा। शहर काजी ने भी अपनी संभावनाएं तलाश ली अदलीब को लेकर। वहाँ खड़े बाकी लोग बोल पड़े, सुबहान अल्लाह काजी जी, आप है तो किसी गरीब को कोई दिक्कत नहीं होगी। शहर काजी ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, बस अल्लाह की मेहरबानी है, आप जैसों की इमदाद से हो जाता है सब कुछ। फिर सब लोग वहाँ से चले गए। जयमुमा और उसकी बेटी की ज़िंदगी का फैसला हो गया था। रहबर कुछ याद करते हुए पीछे मुड़ा और शहर काजी से कहा, वो काजी जी जो आप बता रहे थे मदरसे में वाटर कूलर और कुछ सामान के लिए, मैं आपको पैसे भिजवा दूंगा, मंगवा लीजिए आप। देखिए, दुकान से फुर्सत नहीं हो पाती है और फिर आपकी तो जानकारी भी बहुत है। मुझसे सही सौदा करेगा कोई आपके लिए। शहर काजी ने सहमति में गर्दन हिलाई और आंखें मिचमिचाकर मुस्कुराते हुए अनुग्रह प्रकट किया। आप सुन रहे थे सतीश भारद्वाज की लिखी हुई कहानी सरपरस्त। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।